everyone, welcome to CUD PG Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. And बच्चे अब जब ऑलमोस्ट सिर्फ 5 मंथ्स ही बचे हैं किस चीज़ में, आपके CUD PG एग्जाम में. एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं CUD PG में अपीयर होने के लिए, अब आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी 5 गुना स्पीड से चल रही है. करेक्ट. और अगर नहीं चल रही है बच्चे तो आपके लिए यही एडवाइस है कि फटाफट से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो. अब जैसे ही प्रिपरेशन शुरू करने की बात आती है, बच्चों को सबसे पहले टेंशन हो जाती है और कंफ्यूजन हो जाती है. क्यों? क्योंकि बच्चे सामने जैसे ही इतना बड़ा सिलेबस देखते हैं उस सिलेबस को डिकोड नहीं कर पाते. और बच्चे सिलेबस को डिकोड करना और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न से अपने एग्जाम के लेवल को समझ पाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो इन दोनों चीज़ों को साथ में मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट्स अब सीरियस हो चुके हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट जस्ट करने ही वाले हैं, उनकी जो स्टार्ट है इस प्रिपरेशन की वही एकदम बढ़िया तरीके से हो. ओके, तो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज? बात करने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो. आपका सिलेबस है वो दिखाऊंगी, सारी चीज़ें समझाऊंगी एंड फिर हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि माइक्रो में मेंशन्ड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपके लिए करेक्ट अप्रोच क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, हर टॉपिक में आपको कितनी डेप्थ में जाना होता है. चलिए फिर फटाफट से शुरुआत करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो के सिलेबस को, स्ट्रैटेजी को समझने से. ठीक है, सबसे पहले बच्चे ये आपका इकोनॉमिक्स के लिए सिलेबस है. पेपर कोड इज COQP 10. जल्दी से समझते हैं सिलेबस में आपके क्या क्या मेंशन्ड है. सिलेबस बच्चे आप NTA की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपके लिए ये मेंशन्ड है, गिवन है. ओके, अब देखिए जो मैंने आपको बताया, सिमिलरली बच्चे आपके पास यहाँ पर माइक्रो है. माइक्रो में किस तरीके का बाइफिकेशन है कि आपको कंज्यूमर थियरी कवर करना है, आपको प्रोडक्शन थियरी कवर करना है, आपको प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट कवर करना है. ओके, सिमिलरली बच्चे आपके लिए मैक्रो में भी मेंशन्ड है कि आपको क्या क्या कवर करना है, एक ब्रॉड डिवीजन आपको गिवन है. ओके, अब बच्चे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मनी एंड इन्फ्लेशन कुछ अलग नहीं है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है जो हम मैक्रो में कवर करते हैं. सिमिलरली ये जो यहाँ पर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन का पोर्शन अलग से गिवन है, ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी हमारे मैक्रो का ही कॉन्सेप्ट है. तो जब आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो के बारे में तो बच्चे मैं इन तीनों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ कि मैं इन तीनों को मैक्रो के अंडर डिस्कस करने वाली हूँ कि मैक्रो में हमें इन तीनों को किस तरीके से कवर करना है, और साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग समझेंगे माइक्रो के बारे में. ओके, सो इस तरीके से हम लोग हमारे सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं. देखो आप लोग गलती क्या करते हो, आप सबसे पहले ही तो सिलेबस देखते ही डर जाओगे, फिर आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने माइक्रो में कंज्यूमर थियरी से पढ़ना स्टार्ट किया, आपने डिमांड को पढ़ा. अब आप क्या सोचोगे, डिमांड तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है. डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व में कब मूवमेंट होता है, ऐसी चीज़ों को आप पढ़ लोगे. बच्चे आपको ये सब तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे एक लेवल आप जाकर भी आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी इन डेप्थ समझना होता है. यही मिस्टेक आपको नहीं करनी है. ये मिस्टेक आप कब नहीं करोगे, जब आपको करेक्ट तरीका पता होगा, जब आपने क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया होगा. ओके, तो वो सब कुछ मैंने आपके लिए काम कर दिया है, आपको बस यहाँ पर चीज़ों को समझना है. ओके, चलिए सबसे पहले बच्चे हम लोग ये देख लेते हैं. हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जस्ट अभी माइंड अपना ये इस चीज़ के लिए बनाया है कि हमें अपीयर होना है इस एग्जाम में, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया ना हो एग्जाम पैटर्न के बारे में. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है आपके CUD PG में. ओके, तो बच्चे यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ये 75 क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं? देखो, माइक्रो है, मैक्रो है, मनी एंड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ओके, मैथमेटिकल मेथड, इंडियन इकोनॉमी, इन सब से ये जो आपका सिलेबस है, जितनी भी चीज़ें हैं इन सब से मिलाकर बच्चे आपके 75 क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, राइट. करेक्ट आंसर दोगे यानी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर करेक्ट आंसर दिया एकदम, तो आपको क्या मिलेंगे, 4 मार्क्स. ओके, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गलत आंसर दिया तो यहाँ पर पेनल्टी है कितने की, -1 की, जिसे हम कहते हैं कि -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी. ओके, देन है बच्चे आपका पेपर टोटल कितने नंबर का बनेगा. देखो 75 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, तो आपका जो टोटल पेपर है कितने मार्क्स का बनता है, 300 मार्क्स का, जिसमें से आपका स्कोर बनता है. ओके, जो आपका स्कोर बनता है वो आउट ऑफ 300 होता है. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसमें ब्रॉडली हमें क्या क्या कवर करना है. हमारे पास बच्चे माइक्रो है, हमारे पास मैक्रो है. मैक्रो में मैं आपको तीनों चीज़ें समझाने वाली हूँ आपके सिलेबस में जो गिवन है. मैक्रो जो गिवन है वो तो है ही,
मनी एंड इन्फ्लेशन को भी हम लोग इसी में समझेंगे, एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन को भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट के तौर पर ही समझेंगे आज के हमारे इस वीडियो में, ठीक है। सिमिलरली बच्चे मैं बाद में आपके लिए स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी, मैथमेटिक्स, इनके पोर्शन पर भी वीडियो बनाऊंगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है, किन टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है। ओके चलो, ओके सो बच्चे हमें डिस्कस क्या करना है, हमें डिस्कस करना है हमारे माइक्रो एंड मैक्रो के सिलेबस के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में। बट बिफोर दैट एक आइडिया लेते हैं कि हमारे माइक्रो और मैक्रो से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। थोड़े एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ी और अच्छे से एनालिसिस नहीं की किसी भी चीज़ के तो क्या फ़ायदा, करेक्ट। चलो तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं आपको माइक्रो के बारे में बताऊं तो देखो 2023 में यहाँ से आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, करेक्ट। 2024 में ये डबल हो गया, 24 क्वेश्चंस यहाँ से थे। 2025 में बच्चे माइक्रो से जो क्वेश्चन पूछे गए वो कम थे, 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ओके मैक्रो के बारे में बात करें, पहले 2023 में 23 क्वेश्चंस आपके मैक्रो से पूछे गए थे, 2024 में 19 क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा कम हो गया था, 4-5 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ बच्चे, 2025 में यहाँ से 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं जब मैक्रो के बारे में बता रही हूँ तो मैं इसमें तीनों इंक्लूड कर रही हूँ, मैक्रो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मनी इन्फ्लेशन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन तीनों को अगर हम लोग देखें और एनालाइज करें तो यहाँ से 29 क्वेश्चंस बने हैं। तो इससे बच्चे ये पता चलता है कि अगर सिर्फ माइक्रो एंड मैक्रो को भी देखो ना तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके यहीं से ही बन जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन पर फोकस करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो माइक्रो का आपका सिलेबस है उसको कवर करने का करेक्ट अप्रोच क्या है, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको क्या कवर करना है, कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है बच्चे। माइक्रो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, तो इसीलिए आपको सबसे पहले कंज्यूमर थ्योरी गिवन है। हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए नेक्स्ट आपको प्रोडक्शन थ्योरी गिवन है। हम मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए नेक्स्ट हमें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट गिवन है। ओके तो 3 चीजें हैं, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, मार्केट है। ऑलराइट अब देखिए बच्चे, जब आप डिमांड को पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बेसिक से टॉपिक्स पढ़ लेने, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आप जब डिमांड पढ़ रहे हो तो आपको साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे डिमांड फंक्शन क्या होता है, इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या होता है, बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, स्नोब इफेक्ट क्या होता है, गिवन गुड्स क्या होते हैं, हमारे पास वेबलिन गुड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको डेप्थ में पढ़नी होती है। ओके तो ऊपर से नहीं, बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पढ़ना है हर टॉपिक को। ओके सिमिलरली बच्चे अगर हम लोग यूटिलिटी के बारे में बात करें, आपको यूटिलिटी तो पढ़ना है, आपने पढ़ा भी होगा हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से, बट यूटिलिटी में भी बच्चे हमें इन डेप्थ सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करना होता है। जैसे हमारे पास अलग अलग तरीके के यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, हम उन यूटिलिटी फंक्शंस अगर हमें गिवन है तो हम किस तरीके से MRS कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके इंडिफरेंस कर्व के बारे में, देखो पहले तो ये टॉपिक एकदम छोटे लेवल पर स्टार्ट होता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कहाँ पर हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिलता है हमारे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, ऐसी चीज़ें। बट बच्चे फिर हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस को अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स निकल कर आते हैं, जैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में, जैसे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में। तो वो सारी की सारी चीज़ों को आपको समझना होता है। ओके करेक्ट। तो ये वाला जो टॉपिक है बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बनती हैं, ठीक है। अब बच्चे कुछ चीज़ें ना एज सच आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होंगी कि आपको ये करना है, बट जब आप इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हो इट मीन्स आपको वो कवर करना है, जैसे कि आपका इनकम ऑफर कर्व, जैसे कि आपका प्राइस ऑफर कर्व। ओके तो ये सारी की सारी चीज़ों को भी आपको अपने कंज्यूमर थ्योरी के अंडर ही कवर कर लेना है। ओके कमिंग नेक्स्ट टू रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, पहले ही मार्क कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ओके यहाँ से बच्चे आपकी वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस वॉप से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, कब दी गई, पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दी गई, 1938 में दी गई, वॉप क्या है, साप क्या है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉप से आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट कंज्यूमर सरप्लस, देखो कंज्यूमर सरप्लस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज कर आपको कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करना होता है। ओके अब हो सकता है कि आपको एक लीनियर
डिमांड फंक्शन गिवन हो, या हो सकता है कि वो लीनियर ना हो। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालकर सॉल्व कर सकते हैं, एक मेथड होता है कि हम लोग इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं। अब बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब उन्हें कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना होता है इंटीग्रेशन कर कर, और कंज्यूमर सरप्लस से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इट्स बेटर ना कि जब आपको पता है कि ये टॉपिक एग्जाम में रिपीट हो रहा है तो पहले उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, उससे क्वेश्चन कैसा बन रहा है पेपर देखकर एनालाइज कर लो, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये सीख लो, दैट्स ऑल। तो कंज्यूमर सरप्लस से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, तो ये बात हो गई बच्चे आपकी कंज्यूमर थ्योरी के बारे में। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू प्रोडक्शन थ्योरी। अब प्रोडक्शन थ्योरी में भी सिमिलरली बच्चे जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके लिए ऐसे मेंशनड ही हो कि ये कवर करो ये कवर करो। जब आप कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे हो तो इट मीन्स आपको जो चीजें नहीं मेंशनड है वहां पर वो भी कवर करनी ही होगी। ओके, चलो सबसे पहले बच्चे हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो अब आपके सिलेबस में कहीं नहीं मेंशन्ड कि आपको आइसोकॉन्स पढ़ने, लेकिन बच्चे ये इम्प्लिसिट है कि आपको आइसोकॉन्स पढ़ने हैं, आपको आइसोकॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, आपके लिए यहाँ पर ये टॉपिक कवर करना इंपॉर्टेंट है। आइसोकॉन्स आपको पढ़ने हैं, अलग अलग तरीके के जो हमें आइसोकॉन्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के जो हमें प्रोडक्शन फंक्शंस देखने को मिलते हैं, लाइक कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, हमारे पास लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, ये सब कुछ यहाँ पर आपको कवर करना है। फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल सी चीज है, आप लोग इजीली समझ सकते हो। फिर रिटर्न्स टू स्केल, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है और डायरेक्ट सा क्वेश्चन बनता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे कौन सा रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखो अब यहाँ पर आपको और क्या क्या कवर करना होता है बच्चे, जैसे आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऐसे टॉपिक्स को भी आपको यहाँ पर कवर करना होता है। आइसोकॉन्ट की स्लोप क्या होती है, एमआरटीएस, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट, चलो ओके। अब उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया रिटर्न्स टू स्केल है, कॉस्ट फंक्शंस है। अब कॉस्ट फंक्शन लिखा है, आपको कॉस्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों को कवर करना होता है। ओके, कॉस्ट फंक्शन के टाइप्स क्या है, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपको बताई जाए कि प्रोडक्शन फंक्शन में ये कवर करो, नहीं, ये अंडरस्टूड है कि जब आपको प्रोडक्शन फंक्शन बोला है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, करेक्ट। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो बच्चे आपको चारों कवर करने हैं, परफेक्ट कंपटीशन भी, मोनोपोली भी, मोनोपोलिस्टिक भी एंड ओलिगोपोली भी, और अच्छे से कवर करने, ये नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर से। ओके, तो आपको ये वाली चीज़ अच्छे से कवर करनी है। उसके अलावा बच्चे आपके पैरेटो ऑप्टिमैलिटी से क्वेश्चंस बनते हैं, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी से क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एक्सटर्नैलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट में हमारे पास आपको मोनोपोली को पूरा कवर करना है। मोनोपोली में हमें जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, आपको मोनोपोलिस्टिक को कवर करना है। उसके अलावा हमारे पास ओलिगोपोली है, इसे भी आपको कवर करना होता है। करेक्ट, चलो ठीक है। इसके अलावा बच्चे ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं पहले भी। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्सटर्नैलिटी से भी क्वेश्चन बनता है आपका, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, और स्किप ना करना पड़े ये आप कब कर पाओगे, अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करोगे ना तो फिर कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ पाओगे एंड यू नेवर नो वो आएंगे नहीं आएंगे। तो इट्स बेटर कि आप सेफर साइड पे रहें, सारी चीज़ों को पढ़ें और उनका एटलीस्ट 3 से 4 बार रिविजन कर चुके हो अपने एग्जाम से पहले। करेक्ट, चलो करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज बच्चे योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसा मैंने आपको बताया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे सबसे पहले है आपके पास क्या, मैंने जैसा आपको आपका सिलेबस शो किया था, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग को कवर करना है। अब यहाँ पर आपको सब कुछ कवर करना है। ठीक है, आपको क्या क्या कवर करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए पहले तो, जैसे कि कुछ टर्म्स होती है उनका मीनिंग क्या होता है, आपको नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं
उनके बारे में पता होना चाहिए। हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, ये सारी चीज़ें, सारे एग्रीगेट्स इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 2 सेक्टर इकोनॉमी में, 3 सेक्टर इकोनॉमी में, 4 सेक्टर इकोनॉमी में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को और यहाँ पर क्या पढ़ना होता है कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखिए क्या क्या कवर करना है, नेशनल इनकम, एग्रीगेट्स को कवर करना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, जो 3 मेथड्स हैं हमारे पास, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, ये तीनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए। आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि जब ये लिखा है तो इट मीन्स आपको क्या क्या कवर करना है। ओके, नेक्स्ट इज बच्चे इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के बारे में बात करनी है। यहाँ आपको क्या क्या कवर करने को बोला है, देखो जैसे कि आपसे बोला है एग्रीगेट डिमांड कवर करने को, ठीक है। अब बच्चे एग्रीगेट डिमांड आपको पता होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग पता होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसके पीछे 3 रीजंस होते हैं हमारे पास। ओके, तो वो सारी चीजें जैसे कि रियल बैलेंस इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, फॉरेन ट्रेड इफेक्ट, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में बात करूं तो जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है उसका मीनिंग क्या होता है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, तो वो अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ओके, जिसमें हम लोग रीजंस पढ़ते हैं जैसे कि स्टिकी वेज थ्योरी, स्टिकी प्राइस थ्योरी, वो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आपको डेप्थ बता रही हूँ कितनी डेप्थ में जाकर आपको हर टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिकल एंड केनेजियन थ्योरी, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्लासिकल्स का क्या कहना था और जो केनेजियन थ्योरी थी उसमें क्या बातें बोली गई थी, इवन आपके सेज लॉ से क्वेश्चन भी बने हैं, ठीक है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यहाँ पर हमारे जो सेज लॉ से क्वेश्चंस भी बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल सी चीज है कि आप क्लासिकल एंड केनेजियन थ्योरी में क्या क्या डिफरेंसेस थे ये समझ के रखें कि दोनों में क्या क्या अलग अलग बातें कही गई थी। एक कोई पॉइंट है उस पर क्लासिकल थ्योरी में क्या कहा गया, केनेजियन थ्योरी में क्या कहा गया। ओके, चलिए मूविंग नेक्स्ट टू, जैसा मैंने आपसे कहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है हमारा मनी एंड इन्फ्लेशन, तो फटाफट से इसे डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चे डिमांड फॉर मनी क्यों होती है, सप्लाई ऑफ मनी क्यों होती है। तो केन्स के अकॉर्डिंग 3 कारण थे डिमांड फॉर मनी के, क्या क्या थे हमारे पास, प्रिकॉशनरी पर्पज से होती है, ट्रांजैक्शन पर्पज से होती है एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है। वो तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सप्लाई ऑफ मनी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है आपका, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई के मेजर्स डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था, तो इट्स बेटर कि जब पता है तो उसको वहीं से समझ लो, ठीक है। सिर्फ बच्चे में मनी के बारे में बात करूं तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो हर चीज को समझें कि हमारे पास किस किस तरीके से मनी को क्लासिफाई किया जाता है, हम मनी को कैसे डिफाइन करते हैं, लीगैलिटी के बेसिस पर, फंक्शनैलिटी के बेसिस पर, फंक्शंस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आपको पता हो। ओके, चलो नेक्स्ट इज बच्चे मनी मल्टीप्लायर एंड हाई पावर्ड मनी। बेसिकली ये क्या है, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई हैं, ठीक है। तो आप पहले मनी सप्लाई समझ कर आओगे, फिर ये तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई समझोगे, ठीक है। क्या है हमारे पास, मनी मल्टीप्लायर एंड हाई पावर्ड मनी। क्रेडिट क्रिएशन बच्चे होता क्या है, हमारा जो कमर्शियल बैंक है उनका एक फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन। तो इस क्रेडिट क्रिएशन को अच्छे से समझिएगा, इजी सा कॉन्सेप्ट है, समझ लोगे, क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम में तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, कमर्शियल बैंक का क्या रोल है। देखो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि कमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन वो कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ओके। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चे कि ये जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन कौन कर रहा है, कमर्शियल बैंक, लेकिन इस जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, आरबीआई का, हमारे सेंट्रल बैंक का। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर आती है आपकी क्वांटिटेटिव थ्योरीज ऑफ मनी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक फिशर का ट्रांजैक्शन अप्रोच, ठीक है, और एक पढ़ते हैं बच्चे हम लोग कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच,
ठीक है। फिशर का ट्रांजैक्शन अप्रोच है। फिशर के ट्रांजैक्शन अप्रोच में आपने ट्रांजैक्शन अप्रोच पढ़ा, उसका इनकम वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास जो कैम्ब्रिज का कैश बैलेंस अप्रोच है, एल्फर्ड मार्शल, पीगो, रॉबर्टसन के द्वारा जो दिया गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो दिया गया था, ओके, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, फिलिप्स कर्व। सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से आप इसको समझ सकते हो। ओके, तो फिलिप्स कर्व को पक्का कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ना कि फिलिप्स कर्व किन चीजों के बीच के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है, आप इजीली आंसर कर पाओगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का किसका काम होता है? आरबीआई का। अब मॉनेटरी पॉलिसी बच्चे एक सेट ऑफ टूल्स होते हैं, एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें हमारे जो सेंट्रल बैंक है उनका कुछ पर्पस होता है कि जैसे कि वो सप्लाई ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल कर पाए, मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके। ओके, तो इन चीज़ों के लिए वो टूल्स को यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो वो टूल्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं ताकि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे के सारे जो टूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, जिसमें दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है टैक्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सिमिलरली फॉर फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि आगे यही एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यूज होती है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स में, तो यहीं से समझ लोगे तो आगे के टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। करेक्ट। चलो नेक्स्ट इज बच्चे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके पास कंजम्पशन थ्योरीज हैं, ये जो 3 कंजम्पशन थ्योरीज हैं आपके पास कि कंजम्पशन किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ओके, तो आपको समझना कहाँ से शुरू करना है? जो केन्स की एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है उसे समझना है। उसके अलावा ये जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है किसके द्वारा दी गई है? फ्रिडमैन के द्वारा जो दी गई है। जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्रूसेनबेरी के द्वारा दी गई है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। ओके, चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की तीनों जो आपकी हाइपोथेसिस हैं, किसने दी, क्या कहा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज बच्चे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि हम अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ बात करें और हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लायर और उसका ऑपोजिट एक्सेलरेटर। सो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लायर समझ लोगे, उसी से लिंक कर कर उसका जो ऑपोजिट है दैट इज एक्सेलरेटर, आप उसे समझ पाओगे। मल्टीप्लायर में क्या कहा गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करवाया जाता है तो जो इनकम है वो उसके एक मल्टीपल अमाउंट हमें देखने को मिलती है। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओपन इकोनॉमी मॉडल्स। इसमें आपको कैसे कवर करना है? 2 काम करने हैं। पहले ISLM मॉडल समझना, फिर इसी ISLM मॉडल का एक्सटेंशन क्या है हमारे पास? मंडल फ्लेमिंग मॉडल, जिसको हम लोग ISLM BP मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको करना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, किसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या है, ऐसी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है हमारे पास, और हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, एप्रिसिएशन क्या है, डिवैल्यूएशन क्या है, रीवैल्यूएशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें कवर होनी चाहिए आपके द्वारा। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, एप्रिसिएशन क्या है, डिवैल्यूएशन क्या है, रीवैल्यूएशन क्या है। देखो अब आपको हर चीज आके बताई नहीं जाएगी, इट्स अंडरस्टूड कि ये लिखा है, मतलब ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी छोटा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ सकते हो इजीली। इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स, तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स में आपको 2 मॉडल्स कवर करने, एक हैरो-डुमर मॉडल समझ जाओगे फिर इजीली आप लोग सोलो मॉडल भी समझ पाओगे। तो हैरो-डुमर मॉडल है एंड सोलो मॉडल है। सोलो मॉडल इवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जो मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे कि हम लोग बच्चे डिस्कस करेंगे हमारा
माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन कि कैसे आपको कवर करना होता है, ओके। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपके साथ ये वाला पोर्शन, मनी एंड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। एंड नाउ आई होप कि जब आप पढ़ने बैठो तो आपको एक आइडिया हो कि आपको कितनी डेप्थ में टॉपिक्स को कवर करना है। ये नहीं होगा बच्चे कि आपके सिलेबस में एक एक चीज़ बिल्कुल नाम के साथ लिखी हो, आपको खुद समझना पड़ेगा कि किस लेवल तक आपको पढ़ना है। वो कैसे समझ आएगा? सिलेबस का यूज़ करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूज़ करो, मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसका यूज़ करो, ओके। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको वो नोट्स ही हेल्प करने वाले हैं, ओके। ऑल राइट बच्चे, सो इसी तरीके की सभी इंफॉर्मेशन के लिए, इसी तरीके के सभी अपडेट्स के लिए, एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, ओके। सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल बच्चे, आप यहाँ पे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे नाम से जो टेलीग्राम चैनल लिंक है वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। क्योंकि बच्चे अब एग्जाम पास आ रहा है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ से अपडेटेड रहो, आपको पता हो कि कब एग्जाम फॉर्म आ रहा है, क्या हमारे लिए एग्जाम डेट्स है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। साथ ही साथ बच्चे, जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई ना कि आपको इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब से पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए एकदम सिंप्लीफाइड भी हो सकती हैं। कैसे बच्चे? आपके लिए चाणक्य अल्टीमेट 2.0 बैच अवेलेबल है, जो लेटेस्ट बैच है अभी, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप ही की तरह जितने भी स्टूडेंट सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब ने यहाँ पर एनरोल कर रखा है और उनकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। उनको सारे के सारे लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर बैच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका हमारी क्लासेस में डिस्कशन होता है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता कि क्या पढ़े क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई कर दी जाती हैं। और वहाँ पर आप मेरे साथ पढ़ते हो पूरा का पूरा आपका जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है फॉर सीयूटी पीजी, ओके। बैच रिगार्डिंग बच्चे अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेंशन्ड ईमेल आईडी पर, दैट इज priya.1@adda247.com। एंड इन केस अगर आप बैच परचेज कर रहे हैं सो यू कैन अप्लाई द कोड PY19 टू गेट द डिस्काउंट, ओके। तो चलिए फिर बच्चे, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही, और जैसा मैंने आपसे क्या बोला, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन को कैसे कवर करना है, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक ये वाला पोर्शन समझ लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।